हेलो गाइस। मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, वो क्या है, ध्यान देना। वो है हिंदी के अंदर समास पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मेरे भाई नए चैनल के साथ जुड़े हैं, वो क्या है, चैनल को शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। समास पार्ट 2 था हिंदी में, याद रखना इस चीज़ के बारे में। जो बच्चे नए हैं वो एक बार पार्ट 1 को पढ़ लें। तो इससे पहले हम थोड़ी पार्ट 1 की जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो समाज के भेद होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। कभी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि समाज के भेद कितने होते हैं, याद रखना 6। 6 में से हम 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 के बारे में पढ़े हैं, पढ़ा है हम लोगों ने, याद रखना। पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अव्ययी भाव समाज के बारे में। दूसरा जो पार्ट था ये था बहुब्री समाज। और तीसरा जो पार्ट था वो था कर्मधारय। हम इन तीनों को पढ़ चुके हैं। अब जो 3 बचे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार नजर डाल देते हैं। तो जो चौथा जो पार्ट रहेगा आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। पांचवा जो पार्ट है द्विगु समास। और जो अंतिम जो है छठा जो है उसे कहा जाता है, याद रखना, तत्पुरुष समास। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, याद रखना, हम लोग 3 को पढ़ चुके हैं। किस किस को पढ़ चुके हैं 3 में? हम लोगों ने अविभाव पढ़ लिया है, बहुब्री पढ़ चुके हैं, कर्मधारय पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो याद रखना, वो द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, भेद होते हैं या कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानिए। जिस समास में पहले और दूसरे पद का विग्रह करने पर और, तथा, या शब्द आ जाए, या बीच में योजक चिन्ह आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। अगर मैं बात करता हूँ द्वंद्व समास की, तो याद रखना, जिस समास का विग्रह करने पर विग्रह करने पर और, या, तथा आदि शब्द आ जाए, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो याद रखना मेरे भाइयों, अगर मैं बात करता हूँ जिस समास का विग्रह करने पर और, या, तथा आदि शब्द आ जाए, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी मैं आपको एक और पहचान बताता हूँ। द्वंद्व समास की जो पहचान है वो क्या है, इस चीज के बारे में जानिए। अगर मैं द्वंद्व समास की पहचान बताता हूँ, जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हों,
एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब होता है बच्चे याद रखना विलोम। यानी कि विलोम या विपरीत हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। योजक चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से जो डैश होता है उसे कहते हैं बच्चे याद रखना योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह लगा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए किस तरीके से इस चीज के बारे में याद रखना। मैंने कहा है जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हो और दोनों के बीच में क्या हो मेरे भाइयों, योजक चिन्ह हो, तो उस समास को क्या कहेंगे याद रखना, उसे कहा जाएगा द्वंद्व समास। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग जानेंगे फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, भाई बहन। तो देखिए भाई और बहन क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, विलोम हो चुके हैं, विलोम शब्द हैं। और बीच में क्या लगा लगा हुआ याद रखना, ये है एक योजक चिन्ह। और जिस भी जगह योजक चिन्ह आ जाएगा तो वो क्या रहेगा मेरे भाई याद रखना, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। मैंने कहा माता पिता, सुख दुख, रोटी दाल, राजा याचक। अब एक चीज लगाइए, ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, क्या ये सभी के सभी एक दूसरे के विलोम नहीं है? बिल्कुल विलोम है। और अगर ये विलोम है तो क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास। मैंने लिखा यहाँ पर हरा, छोटा, पाप, पुण्य, दिन, रात। तो याद रखना इस चीज के बारे में, जितने भी सेंटेंस एक दूसरे के विलोम हो और बीच में क्या लगा हो मेरे भाई याद रखना, योजक चिन्ह। अब आप कहोगे सर योजक चिन्ह के बारे में तो आपने अव्ययभाव समास के बारे में भी हमें बता रखा था। ध्यान देना बच्चा, मैंने उसमें क्या बता रखा था कि अगर जब भी बात होगी अव्ययभाव समास की, तो अव्ययभाव समास में इतना याद रखना आप लोग कि दोनों शब्द कैसे होंगे, एक जैसे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राधे राधे, तो दोनों शब्द कैसे हैं, एक जैसे, और बीच में क्या है, योजक चिन्ह। लेकिन अगर यहाँ की बात करता हूं, अगर इसी का मैं एग्जाम्पल किस में दे रहा हूं आप लोगों को, द्वंद्व समास में। ये जो समास है ये कौन सा था, ये है द्वंद्व समास। तो इस द्वंद्व समास में यही जो एग्जाम्पल बनता वो क्या होता, राधे श्याम। यानी कि अगर दोनों के दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो द्वंद्व समास रहेगा। और अगर एक जैसे हैं तो क्या रहेगा मेरे भाई याद रखना, अव्ययभाव समास। जैसे मैं लिख रहा हूं राम सीता, या बहुत जगह आपने देखा होगा सीताराम। क्या दोनों शब्द एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहां पर होता सीता सीता या राम राम, तो याद रखना यह क्या होता, यह होता अव्ययभाव समास, क्योंकि ये दोनों शब्द कैसे हैं, एक जैसे हैं मेरे भाइयों। और जो ये वाले शब्द है ये कैसे हैं, याद रखना एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि विपरीत हैं। तो जितने भी शब्द विपरीत होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, वो सभी सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी कहलाएंगे द्वंद्व समास। और एग्जाम्पल ले सकते हो अगर मैं बात करता हूँ, याद रखना। जैसे इसमें अगर और की बात करूं मैं, भला बुरा, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना आप भाई, दोनों के दोनों रहेंगे क्या, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ जो द्वंद्व समास है वो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास के पांचवें भेद के बारे में, जिसका नाम क्या था? द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद या दूसरा पद किसी समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। मैंने कहा भाई, जिस समास में पहला जो पद होगा वो कैसा होगा? संख्यावाची होगा। और समस्त पद किसका बोध कराएगा? किसी समूह का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम द्विगु समास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सप्तऋषि। तो देखिए यहाँ पर सप्त माने सात हो गया, ऋषि माने ऋषि, यानी सात ऋषियों का समूह क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। सात ऋषियों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची। और जो दूसरा पद है वो किसके समूह के बारे में बता रहा है? मैंने कहा चौराहा। तो क्या बनेगा? चार राहों का समूह। तो चार राहों का समूह क्या है मेरे भाई? याद रखना, चार राहों का जो समूह है वो कहलाएगा यानी कि आपका द्विगु समास। अगर मैं बात करता हूं नवग्रह यानी कि नव माने नौ, ग्रहों का समूह या नौ ग्रह का समूह। नवग्रह याद रखना, नवग्रह नौ ग्रह का समूह। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला भी क्या होगा? ये भी हमारा द्विगु समास होगा। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं त्रिभुवन। त्रिभुवन भी किसके अंदर आएगा? याद रखना, त्रिभुवन की बात करता हूं तो भाइयों ये भी हमेशा द्विगु समास के अंदर होता है। इसी के बाद में इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं इसमें दोपहर, दो पहरों का समूह। अगर इसी की मैं बात करता हूं तो याद रखना पंचवटी। ये भी क्या होगा? याद रखना मेरे भाइयों। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये चीज क्या है? ये है द्विगु समास। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे पंचवटी हो गया, तिरंगा हो गया। तिरंगा को हम लोग द्विगु में भी काउंट करते हैं, क्योंकि तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। लेकिन याद रखना, इसी तीन रंगों के समूह के बाद अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन में द्विगु नहीं है, तो मैं इसे बहुब्री में भी काउंट कर सकता हूँ, या हम लोग इसे बहुब्री भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो तिरंगा है वो क्या है? क्योंकि तिरंगा एक यूनिक है। और जो भी चीज यूनिक रहेगी वो कहाँ जाएगी भाई? वो याद रखना, वो जाएगी बहुब्री समास में। जितने भाई इस चैनल के साथ जुड़े हैं, नए बच्चे हैं, वो सब सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और याद रखना मेरे मित्रों, कि जो बच्चे इस वीडियो को पार्ट 2 को देख रहे हैं वो पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखोगे अच्छे से, तब तक जो 2 है वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी।
तो इसलिए दोनों पार्टों को देखिए शुरू से लेकर, और जितनी भी हिंदी की बाकी की भी क्लास आप उन्हें भी देखो देखिए। तो हमारा जो द्विगु समास है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास, जो ये तत्पुरुष समास है, छठे नंबर का भेद था ये तत्पुरुष समास। अब देखिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में याद रखना, अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करता हूँ भाइयों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो, गौण होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और अगर मैं बात करूं विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद छह होते हैं। ये याद रखना, अगर विभक्तियों के आधार पर हमसे पूछा कि विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो भाई याद रखना छह होते हैं। अब ये छह कौन से होते हैं, इन्हें जानेंगे हम लोग। और इसमें एक भेद और आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ोगे, वो कौन सा, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार हम भेदों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में हम लोग कारक पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केस। ये जो कारक होते हैं, ये होते हैं 8 होते हैं हिंदी में कारक। अब इन 8 में से एक तो याद रखना कर्ता कारक को छोड़कर, और दूसरा कौन सा होता है, संबोधन कारक को छोड़कर। यानी कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के जितने भी बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं याद रखना तत्पुरुष के भेद। इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। तो देखिए, अगर मैं पहचान की बात करता हूं तो याद रखना मेरे भाइयों, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियां कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियां तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास यानी कि जो कारक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो ये कारक है, ये कारक है कौन से। हालांकि ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कारक व्यक्तियों के आधार पर। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कारक व्यक्ति, और एक तरफ लिखेंगे हम, याद रखना इनसे जुड़े हुए जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में। अब देखिए, इसके साथ में हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, ये सारी चीज होती है कारक होते हैं। और यही क्या होते हैं, ये तत्पुरुष के भेद होते हैं। जैसे
कर्ता को छोड़ देंगे, कर्म तत्पुरुष पहला जो है वो है कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है, बच्चे याद रखना, कर्म तत्पुरुष समास। तो ये क्या होता है? से, यानी कि के द्वारा। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान से जो होता है इसका मतलब होता है से अलग। यहाँ पे जो रहेगा ये याद रखना, संप्रदान के लिए बच्चा। अपादान अपादान तत्पुरुष का जो विभक्ति होती है वो क्या होता है बच्चा? याद रखना, से अलग। इसके बाद देखेंगे संबंध। तत्पुरुष समास का, के, की। नेक्स्ट जो है उसे कहेंगे, याद रखना, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका मतलब होता है मैं पर। देखिए, ये जो छह होते हैं ये तत्पुरुष कारक व्यक्ति के चिन्ह यानी कि क्या होते हैं? भेद होते हैं। इसमें एक और भेद होता है तत्पुरुष का, वो कौन सा होता है? नन। तत्पुरुष समास, इसमें किसका बोध होता है? नहीं का। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसी चीज के बारे में तो ध्यान देना, कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह होगा, कर्म तत्पुरुष समास से या के द्वारा होगा, संप्रदान के लिए होगा, अपादान यानी कि से अलग, किसी में भी अगर कार्यवृत्ति से अलग आ जाए तो क्या रहेगा? वो रहेगा, याद रखना, अपादान। संबंध काके की अधिकरण में पर। एक एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। देशभक्ति। तो याद रखना, देशभक्ति में कौन सा समास है? पेपर में हमसे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। तो देशभक्ति में कौन समास हो गया? देशभक्ति में समास है तत्पुरुष, लेकिन कभी कभी तत्पुरुष समास के भी पार्ट से आ जाता है। अगर मैं इसका विग्रह करूंगा तो क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति। अब देखिए इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है? के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि के लिए कारक चिन्ह किसका है। तो के लिए जो है वो है, देखो ये रहा के लिए, और किस में आ रहा है? संप्रदान। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? संप्रदान तत्पुरुष समास का। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चा, याद रखना यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा चिड़ी मार, मैंने लिखा चिड़ी मार, तो क्या विग्रह बनेगा? चिड़ी को
मारने वाला। चिड़ी माने होता है बच्चा, याद रखना, चिड़िया। चिड़िया को मारने वाला ने क्या विभक्ति आ रही है? को। अब देखो को कहीं पर है क्या? बिल्कुल है। कहां पर है? को। कर्म तत्पुरुष, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो चिड़ी मार जो एग्जाम्पल होगा वो किसका है? कर्म तत्पुरुष समास का रहेगा। यानी कि ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल जो हमारा है वो किसका भेद होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किसका? कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए इसी के साथ अब एक एक करके ना एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम किस तरीके से जो आंसर है वो निकालते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। इसमें किस व्यक्ति का लोग होता है? याद रखना, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। अब को विभक्ति का जो लोप होता है बच्चा वो कैसे होता है इस चीज के बारे में जानना। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ग्रंथाकार। मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा भाइयों? ग्रंथाकार। क्या विग्रह बनेगा ग्रंथाकार का? अगर मैं विग्रह की बात करता हूं तो याद रखना ग्रंथ को रचने वाला। यानी कि ग्रंथ को रचने वाला, तो क्या आ रहा है इसमें? देखो को आ रहा है। तो जैसे ही इस को का लोप होगा तो क्या बन जाएगा? ग्रंथाकार। जैसे कोई एग्जांपल देखिए, गगनचुंबी। इसका मतलब क्या है? याद रखना, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? याद रखना इसमें क्या है? गगनचुंबी में क्या होगा? गगन को चूमने वाला। इसका मतलब क्या है? को। क्या विभक्ति आ रही है? को। तो इसका मतलब क्या है? तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। इसी के बाद अगर और एग्जांपल देखना चाहते हो तो एक दो एग्जांपल और लेता हूं, मैं बताता हूं आपको। सपोज करना जैसे सुख प्राप्त हो जाएगा। सुख को प्राप्त करने वाला, तो क्या हो जाएगा? देखना को। चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला। इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी व्यक्ति आ रही है? को। तो ध्यान देना कर्म तत्पुरुष समास में किस व्यक्ति का लोप होता है मेरे भाई? याद रखना इसमें जो लोप होता है होता है को का। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, अगर किसी भी सेंटेंस का हम विग्रह कर रहे हैं, विग्रह करने पर जो भी विभक्ति आएगी उसी विभक्ति के आधार पर हमें क्या देना होता है? याद रखना आंसर देना होता है। इसी के बाद देखिए करण तत्पुरुष समास दूसरा जो भेद था वो कौन सा था? करण तत्पुरुष समास। इसमें से या के द्वारा लोप हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया? याद रखना इसमें किस व्यक्ति का लोप होता है? इसमें से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शक्ति संपन्न।
तो क्या विग्रह बनेगा? शक्ति से संपन्न। तो क्या आ गया भाई, इसमें आ रहा है से। क्या आ रहा है? से आ रहा है। इसी के बाद एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैंने लिखा जैसे नेत्रहीन, 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 इसका मतलब क्या है? नेत्रहीन के बारे में याद रखना। अगर नेत्रहीन की बात करता हूं यानी नेत्र से हीन, इसका मतलब क्या है याद रखना। नेत्र से हीन जो है वो कितना रहेगा बच्चा? से आ रहा है। देखिए उसके बाद समझना। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कृत हुआ मतलब लिखना। इसमें क्या आ गया? द्वारा। यानी तुलसी जी के द्वारा क्या है? तुलसीकृत लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या है याद रखना, इसे कहा जाता है करण तत्पुरुष समास। इसी के बाद अगर मैं इसके तीसरे भेद की बात करता हूं, संप्रदान तत्पुरुष समास, तो इसमें किस विभक्ति का लोप होता है याद रखना। इसमें जो विभक्ति है जो लोप होता है वो होता है के लिए, का लोप होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रसोई घर, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने रसोई घर, तो याद रखना क्या विग्रह होगा? रसोई के लिए घर। तो मेरे भाई विग्रह करने पर क्या आ रहा है? के लिए। विग्रह करने के बाद क्या आ रहा है? के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जहां पर भी विग्रह करने पर के लिए आ जाए। और अगर मैं बात करता हूं जैसे गौशाला, यानी कि गाय के लिए शाला, शाला का मतलब होता है बच्चा घर। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए? के लिए। इसमें क्या आ रहा है? के लिए। इसी के साथ तो तीसरा जो है हमारा वो भी समाप्त होता है। या हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे रहा खर्च, यानी कि रहा के लिए खर्च। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है? के लिए। यहां पर क्या आ रहा है? के लिए। इसी के साथ जो चौथा भेद है उसके बारे में जानते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। और जो अपादान तत्पुरुष समास है मेरे भाइयों, वो क्या है याद रखना। वो है अगर इसमें किस विभक्ति का लोप होता है? से अलग। किस विभक्ति का लोप होता है याद रखना? से अलग का लोप होगा। अब ये जो से विभक्ति का जो लोप होता है इस चीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा?
फॉर एग्जाम्पल ऋण मुक्त, तो क्या विग्रह बनेगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी क्या आ गया? से आ गया। मैंने कहा आप लोगों से धर्म भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट। इसका मतलब यहां पर भी क्या आ रहा है मेरे भाई? उससे आ रहा है। तो जहां पर भी क्या आ जाए? से हो जाए, यानी कि दूरी के बारे में बता जाए, पृथकता के बारे में बात की जाए, उसे क्या करेंगे? अपादान। और अगर किसी भाई को इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जिसका क्या है? जीत मंत्रा। या आप लोग 9991158665 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो। चलिए इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब पढ़ेंगे हम लोग संबंध तत्पुरुष समास के बारे में। तो संबंध जो तत्पुरुष समास है, इसमें क्या होगा याद रखना, इसमें जो विभक्तियों का लोप होगा वो होगा का, के, की का लोप होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राजपुत्र, तो विग्रह क्या बनेगा मेरे भाई? याद रखना, राजा का पुत्र। क्या हो गया? यानी कि राजा का पुत्र। तो यहां पर क्या आ रहा है? का, यानी कि राजा का पुत्र। इसी के साथ एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं बात करता हूं, याद रखना, राजमहल राजा का महल, क्या गया? का गया। मैंने कहा गंगा जल, गंगा का जल। तो देखिए यहां पर भी क्या आ रहा है? का आ रहा है, यहां पर भी क्या था? का था, और यहां पर भी क्या है? का। तो जहां पर भी अगर विग्रह किया जाए, या तो का आ जाए, या किए आ जाए, या की आ जाए, इनमें से कोई भी एक सेंटेंस आ जाए, एक शब्द आ जाए, तो याद रखना वो क्या रहेगा? संबंध तत्पुरुष समास रहेगा। इसी के साथ हम लोग संबंध तत्पुरुष समास के 5 भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो ये छठा भेद रहता है वो कौन सा? याद रखना, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें याद रखना, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। मैं और पर का लोप होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, दानवीर, तो क्या हो जाएगा? दान में वीर। दान का मतलब क्या होता है भाई? दान का मतलब होता है कुछ देना। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर विभक्ति आ रही है में, तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन से हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड जो एग्जांपल रहेगा बच्चा याद रखना, वो क्या रहेगा?
आप बीती, यानी कि आप पर बीती। यहाँ पर क्या आ रहा है, पे बच्चा, पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पर। तो जिस भी जगह या तो व्यक्ति का क्या हो, मैं का लोप हो जाए, पर का लोप हो जाए, वो क्या रहेगा, याद रखना, उसे कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। और इसी के साथ अंतिम जो तत्पुरुष समास का भेद रहता है वो कौन सा है, याद रखना, उसे कहा जाता है नन तत्पुरुष समास। और अगर मैं नन तत्पुरुष समास की बात करता हूं तो इसमें ये याद रखना कि इसमें हमेशा किसका बोध होता है, नहीं का। किसका बोध होता है भाई, याद रखना, नहीं का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर अनपढ़, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनपढ़ का मतलब है बिना पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा। एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल, जैसे अनंत, यानी जिसका क्या हो जाएगा, अंत न हो, नहीं का बोध हो रहा है। मैंने कहा अभाव, यानी कि जिसके अंदर कोई भाव यानी कि फीलिंग ना हो। तो जहां पर भी नहीं का बोध होगा बच्चा, वो क्या होगा, याद रखना, वो कहेगा नन तत्पुरुष समास। तो इसी के साथ आज जो समास का जो पार्ट है सेकंड, वो समाप्त होता है, समास कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जिस भाई को नोट्स चाहिए वह भाई इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, या वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, जीत मंत्रा। और जितने भी नए भाई हैं, याद रखना, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।